हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेज। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संघात्मक शासन व्यवस्था। क्लास 10th नागरिक शास्त्र का ये एक चैप्टर है जिसे संघवाद के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड का कि किस बोर्ड के बच्चों के लिए है ये। तो ये बिहार बोर्ड, झारखंड, यूपी, एमपी, राजस्थान सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा भी 2-4 टॉपिक और बता दिया करूंगा, जिससे कि क्या होगा भाई, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ भला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बोर्ड के बारे में जान लेने के बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो ये जो चैप्टर है वो हमें ये बताएगा कि किसी देश पर किस तरीके से शासन किया जा सकता है, यानी कि शासन करने का एक तरीका है संघात्मक शासन व्यवस्था। सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह के देशों में इस तरीके की शासन व्यवस्था लागू होती है। तो ये जो शासन व्यवस्था है ना, वो लोकतांत्रिक देशों में लागू होती है। लोकतांत्रिक देश यानी कि एक ऐसा देश जहां पे जनता खुद अपना प्रतिनिधि चुनती है वोट डाल करके, वहां पे इस तरीके के शासन व्यवस्था को लागू किया जा सकता है। तो सवाल उठता है कि क्या इसके अलावा भी कोई और व्यवस्था हो सकता है? तो हाँ जी, संघात्मक शासन व्यवस्था के अलावा भी एक और प्रकार का शासन व्यवस्था होता है। तो हम लोग वो प्रकार का शासन व्यवस्था भी पढ़ेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था भी पढ़ेंगे, और दोनों में तुलना करके देखेंगे कि दोनों में से कौन अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, आप लोग यहाँ पे आइए और देखिए। तो देखिए, जितने भी लोकतांत्रिक राज्य हैं उन्हें हम लोग दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक ऐसा राज्य जिसे संघात्मक राज्य कहा जा सके, और एक ऐसा राज्य जिसे एकात्मक राज्य कहा जा सके। जब हम लोग संघात्मक का डेफिनेशन देखेंगे ना, फटाफट से समझ में आ जाएगा कि संघात्मक राज्य कौन है और एकात्मक राज्य कौन है। सबसे पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं कि संघात्मक राज्य कौन कौन है। तो अपना जो भारत है वो संघात्मक राज्य है, अमेरिका जो है वो भी संघात्मक राज्य है, बेल्जियम जो है वो भी क्या संघात्मक राज्य है। ये सारे के सारे संघात्मक राज्य हैं। बात करें एकात्मक राज्य की तो श्रीलंका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे के सारे क्या हैं भाई, एकात्मक राज्य हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं संघात्मक राज्य के डेफिनेशन का। तो जब पूरे देश का शासन एक केंद्र से न चलाकर इकाइयों की सरकारों द्वारा भी चलाया जाए, तो इस प्रकार की शासन व्यवस्था जिस भी राज्य में पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संघात्मक राज्य कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे, चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। जैसे अपने भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत जो है वो एक संघात्मक राज्य है। ठीक है, भारत में शासन व्यवस्था कैसे चलता है भाई, तो एक केंद्र सरकार है और कई सारे छोटे छोटे राज्य बने हुए हैं जहां पे राज्य सरकारें अलग तरीके से कार्य करती हैं। ये सभी राज्य सरकारें जो है ना वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करती हैं, लेकिन राज्य सरकार का अपना भी कुछ वजूद है, वो अपने तरीके से भी शासन व्यवस्था चला सकती हैं अपने राज्य में। तो इस प्रकार की व्यवस्था जिस भी देश में पाई जाती है उसे संघात्मक राज्य कहते हैं। तो क्या ये शासन व्यवस्था अच्छा है या बुरा है? क्योंकि राज्य चाहे तो विद्रोह कर सकता है ना, देश क्या हो सकता है, टूट सकता है भाई। तो ऐसा नहीं है बच्चों, ये जो व्यवस्था बनाया गया है ना वो देश को जोड़ने के लिए बनाया गया है, ना कि तोड़ने के लिए बनाया गया है। एग्जाम्पल के जरिए इसे भी समझते हैं, अपने भारत को ही एग्जाम्पल में लेंगे। ठीक, ये जो भारत में जो साउथ इंडिया पाया जाता है ना, ये जो साउथ वाला रीजन है, वहाँ के लोग, जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो हमसे, मतलब कि हम जो नॉर्थ इंडिया वाले हैं, हमसे काफी अलग होते हैं। उनका खान पीन अलग होता है, उनका भाषा अलग होता है ना। तो अगर वहाँ पे यहाँ से शासन किया जाए, दिल्ली से शासन किया जाए, तो वहां के लोग क्या कहेंगे? उनको ऐसा नहीं लगेगा कि उनसे गुलामी करवाया जा रहा है, उनका तो कोई नेता ही नहीं है। तब ऐसी स्थिति में देश टूटने की नौबत आ सकती है। ठीक, वे लोग क्या सोचेंगे भाई कि हमारे ऊपर तो शासन किया जा रहा है, हमारा कोई नेता ही नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया गया है, देश को कई आधार पे बांट दिया गया है। कहीं पे भाषा के आधार पे बांट दिया गया है, कहीं पे मतलब रहन सहन के आधार पे बांट दिया गया है, कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया है। और उन छोटे छोटे राज्यों में जो राज्य सरकारें चलती है ना, वो कौन होते हैं भाई? जैसे कि साउथ इंडिया का बात करते हैं तो वहां पे राज्य सरकार जो चल रहा है, जो भी वहां का सीएम बन रहा है, वो वही है, उन्हीं लोगों में से है। ऐसा नहीं कि वहां से यहाँ से कोई नॉर्थ इंडिया से जाकर के वहां का क्या बना हुआ है, सीएम बना हुआ है, तो उनको तो फिर वही लगेगा कि भाई हमारे ऊपर कोई आकर के थोप दिया गया। तो ऐसा नहीं है, वहीं के लोग उन पे शासन करते हैं। हाँ, वो इंसान फिर आके केंद्र सरकार को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा। अगर उसे कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार से मदद मांगेगा। ये सारा कार्य हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट केंद्र सरकार अगर वहां पे शासन करती तो हो सकता है कि वहां के लोग क्या हो सकते थे, विद्रोह कर सकते थे, है ना बच्चों। तो संघात्मक शासन व्यवस्था समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था। तो वैसा देश जहां पे कोई एक केंद्र सरकार हो और पूरे देश पर क्या करे, वो शासन करे, तो ऐसे व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई, एकात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। कहाँ पे पाया जाता है इस प्रकार का व्यवस्था? तो श्रीलंका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब जगहों में एकात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब देखिए, ये जो संघात्मक शासन व्यवस्था होता है ना, ये भी दो प्रकार से लागू किया जाता है।
अब दो प्रकार से कैसे भाई? अब देखिए कुछ ऐसे रीजन है, मतलब छोटा सा एक रीजन है जहाँ पे 5-6 छोटे-छोटे देश हैं। अब वो 5-6 छोटे-छोटे जितने भी देश हैं ना वहाँ पे, सबका कोई एक कॉमन उद्देश्य है कि हमें ये वाला काम कर लेना है। सब एक ही चीज़ चाह रहा है करना, ठीक? तो वो सभी अपने एक कॉमन उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साथ आ जाएँगे और एक साथ आ करके एक केंद्रीय सरकार बना लेंगे। तो एक तो इस तरीके से केंद्रीय सरकार बनता है, यानी कि संघात्मक सरकार बनता है, संघीय सरकार बना सकते हैं वे लोग। दूसरा ये कि भाई कोई देश बहुत बड़ा है और वहाँ पर क्या हो, आंतरिक विवाद का खतरा है, तो उसको तोड़ करके क्या कर दिया जाए, छोटे-छोटे राज्य बना दिया जाए। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, संघीय व्यवस्था बनाया जा सकता है। तो दो प्रकार से बनाया जा सकता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए। तो ये जो है ना संघात्मक शासन व्यवस्था दो प्रकार से होता है। कैसा-कैसा भाई? तो सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ स्वतंत्र राज्य जो हैं वो मिल करके एक संघीय सरकार का गठन कर सकते हैं। तो सवाल उठता है कि क्या कहीं पे ऐसा हुआ भी है या इंसान का ख्याली पुलाव है? तो नहीं भाई, ऐसा हो रखा है, ठीक है। कौन है भाई? तो ये जो अपना संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका जो है ना वहाँ पे इसी प्रकार का शासन व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे इसी प्रकार का शासन व्यवस्था है। ऑस्ट्रेलिया, वहाँ भी इसी प्रकार का शासन व्यवस्था है, ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई इस प्रकार की शासन व्यवस्था में किसको ज्यादा ताकत रहता है, मतलब किसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, केंद्र सरकार के पास या राज्य सरकारों के पास। तो देखिए इस प्रकार की शासन व्यवस्था में क्या होता है, सबसे पहले देखिए मैंने पहला टॉपिक जो लिखा है वो ये है कि स्वतंत्र राज्य जो है वो अपनी स्वयं सत्ता को बचाए हुए रखते हैं। मतलब कि अगर ऑस्ट्रेलिया में कई छोटे छोटे देश जाकर के जुड़े हुए हैं तो सभी का अपना अपना ये है भाई, अपना अपना ये है, संप्रभुता है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा देश उस पर क्या कर ले, कब्जा कर ले, या मतलब जो 7 देश है ना वो कोई अगर शक्तिशाली रहे तो बाकी 6 को अपने अंदर मिला ले, ऐसा नहीं है, है ना। सभी का अपना अपना इज्जत बना रहेगा और हाँ फिर वे लोग मिल करके क्या करेंगे, केंद्र सरकार की गठन करेंगे। समझ में आ रही होगी बातें आप लोगों को। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्र राज्य अपनी स्वयं सत्ता को बचाए रखते हैं, ठीक। यहाँ पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों को समान अधिकार मिलता है, दोनों को लगभग बराबर मतलब पावर दिए जाते हैं। लेकिन जो राज्य सरकारें होती हैं ना वो थोड़ा सा अच्छी स्थिति में होती हैं, थोड़ा सा ज्यादा पावरफुल होती हैं, ठीक है बच्चों। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल का कि कौन कौन से देशों में है भाई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ये जो देश हैं वहां पे इसी प्रकार का संघीय शासन लागू है, संघीय व्यवस्था लागू है। तो अब हम लोग देख लेते हैं जो संघीय व्यवस्था का दूसरा पार्ट है उसे, यानी कि जो दूसरे प्रकार का संघीय व्यवस्था होता है उसे। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बड़े राज्य जहां आंतरिक विविधता के कारण खतरा उत्पन्न हो सकता है उससे निपटने के लिए बड़े राज्यों को क्या कर दिया जाता है भाई, तो छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया जाता है। अब वे छोटे छोटे राज्यों में क्या किया जाएगा, राज्य सरकारें बिठा दी जाएंगी जो कि वहां पे क्या करेंगे, शासन करेंगे। और ये सारी की सारी राज्य सरकारें केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेंगी। तो आंतरिक लड़ाई तो नहीं हो सकता ना भाई, ठीक है। मतलब कि बिहार वाले को क्या चाहिए कि कोई बिहारी यहाँ पे शासन करे, यूपी वाले को क्या चाहिए कि कोई यूपी वाला यहाँ पे शासन करे। तो ठीक है ना, यूपी वाला कर रहा है और वो यूपी वाला किसको रिपोर्ट कर रहा है भाई, देश बोल के भी तो कोई चीज है ना, तो वो क्या कर रहे हैं, केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से भी संघीय व्यवस्था लागू किया जा सकता है, संघीय सरकार बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे किसको ज्यादा ताकत दिया जाता है इस प्रकार की व्यवस्था में। तो इस प्रकार की व्यवस्था में केंद्र सरकार को राज्य सरकार से ज्यादा ताकत दिया गया है, ठीक है। राज्य सरकार जो है वो थोड़ा सा कमजोर है और केंद्र सरकार जो है ना वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से संघीय व्यवस्था लागू किया जा सकता है। अब बात उठता है भाई कि क्या ऐसा कहीं पे है, कहीं पे कोई ऐसा देश है जहां पे इस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू है। तो अपना भारत जो है ना वो इसी प्रकार का संघीय व्यवस्था का पालन करता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि संघीय व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम लोग बात करेंगे कि संघात्मक शासन व्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, मतलब कोई भी देश अगर संघात्मक है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए या तो फिर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है दोहरी सरकार, ठीक। एक तो होती है उसमें से केंद्र सरकार और दूसरी जो होती है वो क्या होती है, राज्य सरकार होती है। दोनों ही अलग तरीके से फंक्शन करते हैं, दोनों के कार्य क्षेत्र अलग हैं, दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग हैं, है ना। भले ही राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के अधीन काम करती है लेकिन इनके भी कुछ अधिकार होते हैं जो कि सुरक्षित होते हैं, केंद्र सरकार का उस पर कोई दखल नहीं होता है, ठीक है। हाँ जी, तो दोहरी सरकार होती है। दूसरा, अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, यानी कि राज्यों के अधिकार क्षेत्र अलग होते हैं और केंद्र के अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है।
जैसे कि कौन से वो क्षेत्र हैं भाई जिन पर इन दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं। तो कानून बनाने की बात अगर आए तो कुछ ऐसे कानून होते हैं जो कि केंद्र सरकार ही बना सकता है और कुछ ऐसे कानून हैं जो राज्य सरकार अपने बना सकता है, ठीक है, अपने ये प्रजा के लिए बना सकती है। इसके अलावा राजस्व वसूली यानी कि टैक्स जो लेते हैं ना, तो केंद्र सरकार अलग तरीके से टैक्स वसूल करती है। किन चीजों पे हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार किन किन सी चीजों पे टैक्स लगा सकती है और राज्य सरकार किन किन चीजों पे टैक्स लगाती है, ठीक है। तो राजस्व वसूली के नाम पर भी उनके अधिकार क्षेत्र क्या है जी, अलग अलग हैं। इनके अलावा प्रशासन के क्षेत्र पर भी जो है वो क्या अधिकार क्षेत्र दोनों के अलग अलग हैं। अब जो तीसरी चीज है वो ये है कि संविधान के द्वारा सत्ता का विभाजन। अब जो यहाँ पे सत्ता का विभाजन हुआ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, वो ऐसा नहीं है कि बंदरबाट हो जाए, केंद्र सरकार बोल दे कि ठीक है तुम्हारा इस पे कब्जा रहेगा, तुम्हारा इस पे रहेगा। ऐसा नहीं मतलब कि केंद्र सरकार बड़ा बन करके राज्य सरकार को छोटी मोटी 2-3 जिम्मेदारियां दे दे और बोले जाओ जा करके वहां पर राज करो, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैसा है भाई, तो ऐसा है कि संविधान के जरिए दोनों के अधिकारों को क्या किया गया, अलग अलग बांट दिया गया है। संविधान में लिखित है कि भाई केंद्र सरकार के जो अधिकार में है वो इतने क्षेत्र हैं और राज्य सरकार के अधिकार में इतने क्षेत्रों को रखा गया है, ठीक है। तो संविधान के द्वारा इसका बंटवारा किया गया है। अब इससे क्या हुआ है भाई, तो राज्य को पता है कि हमारे अधिकार कितने हैं, केंद्र को पता है कि हमारे अधिकार कितने हैं, मतलब अधिकारों की गारंटी मिल जाती है कि हाँ भाई इस चीज पे मेरा अधिकार है, तो लोग अपना बेफिक्र होकर के काम कर सकता है, सरकार बेफिक्र होकर काम कर सकती है कि नहीं। अगला जो है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इसकी क्या जरूरत है। तो मान लीजिए कभी कभी केंद्र सरकार का मन करे कि हम राज्य सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, उसके अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर लें, कब्जा कर लें, है ना, बोले कि नहीं तुम भाई यहाँ पे कानून नहीं बना सकते या मेरी बात तुम मानो। तो ये सब जब भी केंद्र सरकार राज्य सरकार को दबाना चाहे तो इसी को देखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है, जिसको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो यहाँ पे करती है। इंडिया की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट है जो कि देखती है कि कहीं पे केंद्र सरकार राज्य सरकार को दबा तो नहीं रही है, या तो कहीं का कोई जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार से धोखा तो नहीं कर रहा है। ये सारा कुछ देख रेख करने के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया है। इंडिया में कौन है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं कि संविधान के मौलिक प्रावधानों में संवैधानिक संशोधन द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। यानी कि संविधान में जितनी भी बातें लिखी गई हैं अगर उसमें से मतलब जमाने के हिसाब से कुछ परिवर्तन करना पड़े तो ऐसा नहीं कि केंद्र सरकार अपने मन से परिवर्तन कर दे, उसमें राज्य सरकार की भी सहमति होनी चाहिए। राज्य सरकार बोलेगा तभी संविधान में थोड़ा बहुत बदलाव किया जा सकता है। वैसे संविधान में बहुत ज्यादा बदलाव करने की जरूरत भी नहीं है, संविधान को सर्वोच्च रखा जाता है ना बच्चों, ठीक है। तो यानी कि संविधान में बदलाव राज्य सरकारों से पूछकर ही की जा सकती है, केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती है। आगे बात करते हैं संविधान की सर्वोच्चता, यानी जो संविधान है किसी भी देश का वो क्या है, सर्वोच्च है, ठीक। सबसे ज्यादा इज्जत उसी को देना है, ना तो राज्य सरकार को देना है ना तो केंद्र सरकार को देना है। मतलब ऐसा नहीं कि इज्जत ही नहीं देना है, इन दोनों को देना है, लेकिन अगर तुलना किया जाए कि भाई संविधान को ज्यादा इज्जत देना है या केंद्र सरकार को, तो संविधान को ज्यादा इज्जत देना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं वित्तीय स्वाधीनता का, मतलब कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। सड़कें बनवानी है तो पैसे चाहिए, है ना। किसानों का क्या हो गया भाई, फसल खराब हो गया तो किसानों को सहायता राशि देते हैं, तो पैसे कहीं ना कहीं तो आने चाहिए ना भाई। तो पैसे कहां से आएंगे, तो इसके लिए दोनों के अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं कि आप यहां से टैक्स वसूली कीजिएगा और आप वहां से टैक्स वसूली कीजिएगा। दोनों ने अपने अधिकार क्षेत्र क्या किए हैं, बांट लिए हैं। ये नहीं कि इन्होंने बांटे हैं, संविधान ने बांट रखा है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए क्षेत्रीय विविधताओं का सम्मान, ये एक अगला विशेषता है कि जो भी क्षेत्रीय विविधता है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो दक्षिणी भारत है वहां पे थोड़ी सी विविधता है, हमारे जो उत्तरी वाले हैं ना, उत्तर के जो लोग हैं उनसे थोड़े से अलग हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान की संघात्मकता कैसी है। देखिए किसी भी संविधान का या तो किसी भी संघात्मक ये जो राष्ट्र है उसकी टोटल मतलब मोटा मोटी देखा जाए तो 4 विशेषता होती है, जो कि ऊपर के 4 हैं। ये 4 विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। भारत में भी ये 4 विशेषताएं, इसके अलावा भी भारत में कुछ अलग से विशेषताएं मौजूद हैं, ठीक, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहली विशेषता जो यहाँ पर है, मतलब 4 तो है ही है,
जो चारों में, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि अपना अपना अधिकार क्षेत्र का पता होना, तो अधिकार क्षेत्र को यहाँ पे किन चीजों से दिखाया गया, कैसा, कहाँ पे है वो चीज लिखा हुआ। तो अधिकार क्षेत्रों का विभाजन करने के लिए संविधान में सूची बनाया गया है। और टोटल कितनी सूचियां बनाई गई हैं बच्चों? तो 3 सूची बनाए गए हैं। एक सूची को कहा गया है संघ सूची, ठीक है, और संघ सूची में 97 विषय को रखा गया है। और संघ सूची में क्या है भाई? तो संघ के अधिकारों को बताया गया है। संघ बोले तो केंद्र सरकार के अधिकारों को बताया गया है कि आपके अधिकार क्षेत्र में ये है, ये है, ये है, ये सारे अधिकार क्षेत्र आपके हैं। तो संघ सूची में केंद्र सरकार के अधिकारों को रखा गया है। दूसरा जो सूची है उसे हम लोग कहते हैं राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची में राज्य के अधिकारों को रखा गया है, ठीक है। राज्य के जितने भी अधिकार हैं वो कहाँ हैं? राज्य सूची में दर्ज हैं। इसमें टोटल 66 विषय को रखा गया, यानी कि 66 विषयों को रखा गया। एक और सूची बनाया गया है जिसे कहा गया है समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची क्या है भाई? तो इसमें ना तो केंद्र के अधिकार हैं ना ही राज्य के अधिकार हैं। इसमें जितने भी विषय हैं ना उनमें इन दोनों के अधिकार हैं। अगर यहाँ पे कोई कानून बनाने की बात आएगी तो ये दोनों मिल करके कानून बनाएंगे, ठीक। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि टकराव की स्थिति आ जाती है, ठीक। कोई एक विषय है, मान लीजिए ए नाम का कोई एक विषय है, इस पे राज्य सरकार ने भी एक कानून बना दिया और केंद्र सरकार ने भी एक कानून बना दिया और दोनों का कानून अलग अलग बन गया, तो फिर किसका कानून चलेगा? तो ऐसी स्थिति में केंद्र का कानून चलेगा। केंद्र जो है वो ताकतवर है, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। तो इंडिया में केंद्र सरकार को क्या किया गया है? थोड़ा सा ताकतवर बनाया गया है कि जब भी टकराव की स्थिति आती है तो केंद्र को प्राथमिकता दी जाती है। कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर केंद्र सरकार अपना अधिकार जमाए हुए है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर राज्य सरकार अपना अधिकार जमाए हुए, सारे तो नहीं, लेकिन जो थोड़े थोड़े जो मोटे मोटे से है ना उनको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग बात करते हैं भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था की कुछ अनूठी विशेषताओं का। मतलब कि भारतीय संघात्मक जो शासन व्यवस्था है ना उसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि औरों से इसे क्या करती है? अलग बनाती है। वो कौन कौन सी है भाई? तो सबसे पहले तो ये है कि भारत के संविधान में भारत को कहीं भी संघ नहीं लिखा गया है बल्कि राज्यों का संघ लिखा गया है। ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है बच्चों की भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, ठीक। दूसरा जो चीज है वो ये है कि जरूरी होने पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बना सकती है। ये मतलब बहुत स्पेशल केस में ऐसा होता है कि जहां पे राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन राज्य सरकार अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, तब केंद्र सरकार जो है वो क्या कर सकती है? कानून बना सकती है, अध्यादेश ला सकती है। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होने पर, बहुत सारे कानूनी दांव पेच हैं इसमें, वो ऐसा हो सकता है, ऐसा मतलब प्रावधान है। अगला चीज है कि एक समवर्ती विषय होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कि 3 सूची बनाए गए थे। तो समवर्ती सूची पर ये दोनों मिल करके क्या कर सकते हैं भाई? कानून बना सकते हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल के क्या कर सकते हैं? कानून बना सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि जब दोनों के बनाए कानून आपस में टकरा जाए, दोनों के कानून एक दूसरे से मैच नहीं करे, तब किसका कानून माने जनता? तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को जनता मानेगी। मतलब केंद्र सरकार को ज्यादा अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए भारत में जो है ना वो एकहरी नागरिकता है। जहां भी संघीय शासन व्यवस्था है वहां मतलब तकरीबन देशों में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में जो वहां पर जिस राज्य का निवासी है वहां का उसका एक नागरिकता रहेगा और साथ ही साथ अमेरिका का नागरिकता रहेगा। मैंने कहा था ना कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वो छोटे छोटे राज्य थे जो कि मिल करके क्या बन गए हैं? एक संघ बन गए हैं। तो जिस राज्य से है वहां की नागरिकता, वहां का पहचान पत्र रहेगा और साथ ही साथ वो जिस देश में है उस देश का पहचान पत्र रहेगा, ठीक। जैसे कि अगर वो अमेरिका में है तो अमेरिका का पहचान पत्र रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया का पहचान पत्र रहेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन इंडिया में चाहे बंदा कहीं का भी हो, मतलब इंडिया का हो और चाहे किसी भी मतलब ये का राज्य का हो, उसको सिर्फ एक ही प्रकार का नागरिकता दिया गया, एक ही प्रकार का पहचान पत्र दिया गया है, ठीक है बच्चों। समझ पा रहे हैं? तो मतलब ये संघीय व्यवस्था अपनाते हुए भी अपने नागरिकों को क्या कहता है? एकहरी ये देता है, पहचान देता है, ठीक है बच्चों। वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि एकहरी नागरिकता देता है भारत, ठीक। आगे है सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया। ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग संविधान बनाए गए, ऐसा नहीं है। सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान बनाया गया और साथ ही साथ संपूर्ण देश के लिए मतलब देश में जितने भी लोग हैं पूरे देश के लिए एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था का भी
ये किया गया है, बंदोबस्त किया गया है। ये नहीं कि भाई कहीं पे मतलब कोई दूसरे स्टेट के लिए अलग से कानून बनेगा और वो स्टेट के लिए अलग से कानून बनेगा, ऐसा नहीं है। पूरे देश के लिए एक ही प्रकार का कानून व्यवस्था है कि अगर मतलब पूरे देश के कहीं पे भी कोई भी हिस्से से अगर किसी इंसान ने किसी का मर्डर किया तो धारा 302 ही चलेगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आप लोगों को? ओके। इसके अलावा राज्यपाल होते हैं, मतलब कि सभी ये में जितने भी राज्य होते हैं वहां पे राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, और ये राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसका कोई चुनाव नहीं होता, आप लोग याद रखिएगा। राष्ट्रपति का चुनाव होता है लेकिन राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं सूचियों का कि कौन कौन से सूची में कौन कौन से अधिकार हैं। जैसे कि केंद्र सूची में, अब सारे के सारे अधिकार तो यहाँ पे दिखाना संभव नहीं है, लेकिन जो मोटे मोटे जो हैं, जो कि प्रमुख हैं, वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो केंद्र सूची में कौन कौन से विषयों को रखा गया है भाई? तो सुरक्षा संबंधी विषय को केंद्र सूची में रखा गया, यानी देश की सुरक्षा करना किसके जिम्मे है? केंद्र सरकार के जिम्मे है। विदेशी मामले, किससे हमको रिश्तेदारी रखनी है, किससे नहीं रखनी है, किससे हमें सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, ये सारा मामला कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा। मुद्रा, मतलब कितने का नोट छपना है, साल में कितना नोट छापना है, ये सारा कुछ कौन देखेगा? केंद्र सरकार देखेगा। बैंकिंग केंद्र सरकार के जिम्मे है। संचार व्यवस्था केंद्र सरकार के जिम्मे है। रेलवे वगैरह जो है वो किसके जिम्मे है? केंद्र सरकार के जिम्मे है। ये सभी क्या है? केंद्रीय सूची के अंतर्गत है। इस पे जितने भी कानून बनते हैं वो कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। तो अगर ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो जो भी बड़े बड़े मामले थे ना, वो किसे दे दिए गए हैं? केंद्र सरकार को दे दिए गए हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि केंद्र सरकार इस प्रकार की शासन व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में ज्यादा शक्तिशाली है। अब हम बात करते हैं राज्य सूची की, कि राज्य सूची में कौन कौन से विषय को रखा गया है। तो शांति व्यवस्था बनाए रखना किसका काम है भाई? तो राज्य सरकार का काम है। स्थानीय शासन, मतलब कि कहीं पे जो स्थानीय लेवल पे जो शासन व्यवस्था होता है वो भी राज्य सरकार देखेगी कि भाई स्थानीय शासन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये किसके जिम्मे है? राज्य सरकार के जिम्मे है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, मतलब कि पब्लिक जो है वो सही से रह रही है कि नहीं, मतलब स्वास्थ्य उनका सही है कि नहीं, हॉस्पिटल वगैरह बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये किनके जिम्मे है भाई? राज्य सरकार के जिम्मे है। इसके अलावा व्यापार करना, आंतरिक व्यापार जो है वो क्या है? राज्य सरकार के जिम्मे है। कृषि का देखभाल करना किसके जिम्मे है? राज्य सरकार के जिम्मे है। ठीक, इसके अलावा कुछ ऐसे भी विषय हैं जो कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके देखते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? समवर्ती। ठीक है, तो समवर्ती सूची में किसको किसको रखा गया है भाई? तो हम लोग मतलब विद्यार्थी हैं, तो ये देखिए शिक्षा को कहाँ रखा गया? समवर्ती सूची में। इस पे कौन कानून बनाएगा? तो दोनों मिलके बनाएंगे। ठीक, वन यानी कि जो जंगल है उस पे कानून कौन बनाएगा? तो दोनों मिलकर बनाएंगे। विवाह, मतलब कि विवाह संबंधी एज क्या होना चाहिए, लड़कियों का कितना होना चाहिए, लड़कों का कितना होना चाहिए, इन सब पे कानून कौन बनाएगा भाई? तो दोनों मिलकर बनाएंगे। मजदूर संघ पर जो कानून बनता है वो भी कौन बनाता है भाई? तो दोनों मिलकर बनाते हैं। जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, इन सब पर जो कानून बनेगा वो कौन बनाएगा? दोनों मिलकर के बनाएंगे। लेकिन एक बात यहाँ मैं फिर से बताऊं कि अगर टकराव होगा तो किसका मानेंगे? केंद्र सरकार के कानून को मानेंगे, राज्य सरकार के कानून को नहीं मानेंगे। इसके अलावा इन तीनों सूचियों से हट करके भी कुछ अगर विषय रह गए हैं तो उन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? तो उन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा। मतलब कि बाकी बचे जितने भी विषय हैं उस पर कौन बनाएगा कानून? तो केंद्र सरकार बनाएगा। तो एक बार फिर से ये सिद्ध होता है कि केंद्र सरकार जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है और राज्य सरकार थोड़ा सा कमजोर है। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है जो कि मुझे यहाँ पे बता देना चाहिए, वो बात ये है कि भारत जो है ना वो अपने संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए थोड़ा बहुत और भी फेरबदल किए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे ये राज्य हैं जिनको स्पेशल दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। कुछ समय पहले तक जम्मू एंड कश्मीर जो था वो भी स्पेशल केस ही था, है ना। वहाँ पे एक अलग ही संविधान चलता था, भारत का संविधान वहाँ पे नहीं चलता था, मतलब बहुत सी बातें वहाँ पे भारतीय संविधान की नहीं चलती थी, उनका खुद का एक संविधान था। ठीक है, ऐसे और भी हैं। ठीक, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि और कौन है जिनको स्पेशल राज्य का दर्जा मिला हुआ है, विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है जी, वहां पर भारतीय लोग ना तो जाके जमीन खरीद सकते थे, और जब खरीद ही नहीं सकते थे तो बेच कैसे सकते हैं, ये सारा कुछ था जम्मू कश्मीर में। अभी कहाँ कहाँ है ये बताना है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे भी जगह हैं, कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिसको केंद्र शासित राज्य कहा जाता है। तो ये सारा कुछ क्यों किया गया है? ताकि भारत जो है वो क्या रहे? एक रहे, मजबूत बना रहे, टूटे नहीं।
ठीक है। अगर जबरदस्ती किया जाता उसी टाइम पे जब जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था भारत में, और जबरदस्ती कहा जाता कि नहीं तुमको भारत में मिलकर ही रहना है, तो जम्मू कश्मीर उस टाइम पे बगावत कर देता। और उस टाइम पे इंडिया में उतनी ताकत हो सकता है कि नहीं रही होगी, कुछ मजबूरी रही होगी, जिसके वजह से क्या भाई उन्होंने देखा कि नहीं इसको जैसे चाहता है वैसे ही मिला के रखो, जब कभी हम शक्तिशाली होंगे, जब कभी हमारा मन करेगा इसको खुद में मिला लेंगे, और मिला लिया गया है ना बच्चों। तो इस तरीके से भारत को एक बनाए रखने का पूरा पूरा बंदोबस्त किया गया, मतलब जो भी तरीके हो सकते थे सभी अपनाए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि संघीय शासन व्यवस्था जो भी मैंने इस पार्ट में पढ़ाया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी परेशानी है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आया, तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए SR क्लास के साथ, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।